सबसे पहले आप सबों को सुप्रभात। एक बहुत बड़ा न्यूज़ है। यहाँ के ऐसे युवा जो बौद्धिक दृष्टि से उन्नत हैं और शारीरिक रूप से सक्षम हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर इस कोरोना की पृष्ठभूमि में आया है और वह है बिहार दरोगा 2020 और 21 की वैकेंसी। यद्यपि इसकी पीटी की संभावना नवंबर दिसंबर में जताई जा रही है और मुझे लगता है कि दिसंबर के करीब में इसकी पीटी की परीक्षा होगी, क्योंकि नवंबर में चुनाव की घोषणा होने वाली है और तब तक 4 महीने का वक्त है। और ऐसे युवा जो कई वर्षों से महत्वाकांक्षा रखते हैं कि बिहार सब इंस्पेक्टर ग्रेड में जा कर के और राज्य की सेवा करें, कानून व्यवस्था के बेहतरी के लिए कार्य करें, उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। और मैं समझता हूं कि इससे बेहतर अभी कोई विकल्प उनके पास नहीं होगा। ध्यान रखें कि शारीरिक रूप से सक्षमता तो आवश्यक है और इस बार के बिहार दरोगा में महिलाओं के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो छोटे कद की महिलाएं हैं 155 सेंटीमीटर ही उसका हाइट रखा गया है न्यूनतम। तो यह भी एक बहुत बड़ा न्यूज़ है जो उनके लिए एक अवसर के रूप में, बहुत महत्वपूर्ण अवसर के रूप में काम देगा। अब सवाल यह उठता है कि बिहार दरोगा के लिए पढ़ना क्या है, और तो सब विज्ञापन के माध्यम से आप समझ ही जाते हैं कि कितना एज है, कितने शारीरिक क्षमता है, ये सब तो आपको विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त हो ही जाएंगे। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि परीक्षा कितने चरणों की होती है और किस चरण में कितने अंक होते हैं और किस पर कितना वरीयता देना चाहिए। ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि विगत कुछ वर्षों में 2007-8 से ही बिहार दरोगा की तैयारी लक्ष्य सिविल सेवा संस्था दरभंगा बंगाली टोला के माध्यम से कराई जा रही है और तकरीबन 100 से अधिक युवा प्रतिभाशाली, शारीरिक रूप से सक्षम और बौद्धिक दृष्टि से उन्नत युवा विभिन्न थाना में थाना प्रभारी और सब इंस्पेक्टर के रूप में कार्य कर रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब ये युवा अपने दायित्व का ईमानदारी से और प्रतिबद्धता के साथ निर्वहन कर रहे होते हैं। कई जगह देखने सुनने को यह अवसर मुझे प्राप्त होता है। मैं चाहूँगा कि आप भी अधिकतम संख्या में पास करें और आगे बढ़ें। सबसे पहले तो यह जान लें कि पीटी में 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 क्वेश्चन की ही परीक्षा है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अभी आप इन सब बिंदुओं से बिल्कुल अलग हो जाइए कि निगेटिव क्या है और पॉजिटिव क्या है। इसमें आपको यह बिल्कुल अभी ध्यान ये रखना है कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है कि नहीं। निगेटिव में भी मैं बताऊंगा ही आपको कि 0.20 नंबर कटते हैं, ये सब बताऊंगा। लेकिन पहले यह समझिए कि 100 क्वेश्चंस के लिए सही रणनीति क्या होनी चाहिए। पीटी 100 क्वेश्चन का है, पीटी करने से मेंस में प्रवेश मिलता है और वो भी 100 क्वेश्चंस ही होते हैं वहाँ। लेकिन दिक्कत ये होती है पीटी में कि लड़के कई बार कन्फ्यूजन की स्थिति में होते हैं कि मैथ रीजनिंग आएगा कि नहीं आएगा। मैथ रीजनिंग कहीं भी मेंशन नहीं करता है बिहार पुलिस अवर सेवा चयन आयोग, लेकिन मैं छात्रों को हमेशा सलाह देता हूं कि थोड़ा सा मैथ रीजनिंग बना के जाइए, जिससे कि 5 से 10 क्वेश्चन यदि आ जाए तो आपकी स्थिति बेहतर रहे। और इस बार भी यही हुआ कि जब मैं छात्रों को तैयारी करा रहा था तो पीटी में तो मैथ और रीजनिंग जब बताई जा रही थी तो लड़कों ने कहा कि सर वो तो मेंस में आएगा। तो मैंने कहा कि धैर्य रखें, बीपीएससी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग इस तरह की पुनरावृत्ति करता है और वही हुआ भी। तो जो लड़के अच्छे ढंग से गंभीरता से काम किए वो अभी दूसरे चरण में है और मेंस की तैयारी कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो मेंस की परीक्षा 2019-20 की नहीं हो पाई है कोरोना के कारण, जबकि 2 बार तिथि की उद्घोषणा भी की गई है, बावजूद इसके कि अभी तक परीक्षा नहीं हो पाई है। आप यदि देखेंगे प्रश्नों की प्रवृत्ति को तो आपको दिखाई देगा कि सबसे अधिक प्रश्न इतिहास से पूछे जाते हैं। 18 से 20 प्रश्न का सीधा संबंध इतिहास से होता है और इतिहास में प्राचीन, मध्य और आधुनिकवाद का इतिहास है। ऐसे विश्व इतिहास से भी 1-2 प्रश्न कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, जैसे कि 2012 में पूछा गया था। तो ऐसे 2012 में ऐसे बहुत बड़ा प्रश्न नहीं था, 1789 की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे गए थे। तो ये सब बहुत टफ प्रश्न नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी एक जानकारी होनी चाहिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन के विषय में, अमेरिकन गृह युद्ध के विषय में, अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के विषय में, जर्मनी एकीकरण के विषय में, इटली एकीकरण। एक सुपरफिशियल अध्ययन भी आप रखते हैं तो आपको समझ में, आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मुख्य बल आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल और मॉडर्न पे देना है। और एंशिएंट में भी जो सबसे महत्वपूर्ण अध्याय वो हड़प्पा है, जहाँ से प्रत्येक वर्ष लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बताऊंगा वो आज तो पहले एक
ओवरऑल आपको व्याख्या कर दूं कि 18 से 20 क्वेश्चन इतिहास से पूछे जाते हैं। एक उसमें आपको आधुनिक भारत पे सबसे ज़्यादा बल देना है, फ्रीडम स्ट्रगल पे सबसे ज़्यादा बल देना है। 1885 से लेकर 1947 तक के जो क्रम है, ऐतिहासिक क्रम है और स्वतंत्रता आंदोलन की जो घटनाएं हैं उस पर आपको ज़्यादा बल देना। उसमें भी 17 से 1947 तक के जो गांधीवादी युग हैं उसको अच्छे से आपको कर लेना है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा भाग है जो काफ़ी मेजर पोर्शन है, वो है आपका समसामयिक का। वहाँ से भी लगभग जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 20 क्वेश्चन होते हैं। पिछले बार भी 17, 18, 19, 20 बिहार पुलिस अवर सेवा में एक्साइज की परीक्षा हुई है या दरोगा की परीक्षा हुई है, तो करेंट की महत्ता बढ़ी है। तो निश्चित रूप से 15+ क्वेश्चन होते हैं, 20 के आसपास होते हैं, तो आप इसको तैयार कर लें। अभी जैसे प्रधानमंत्री ने 10 पॉइंट्स कहा, प्रोजेक्ट लाइन की चर्चा की है, जैव विविधता के संरक्षण के लिए उन सब पे नज़र रखना है, सार्थक ऐप वगैरह पर आपको नज़र रखना है। मतलब ऐसा कोई भी डेवलपमेंट होता है तो नियमित रूप से आप थोड़ा पेपर का अध्ययन करते रहें, और यदि आप लक्ष्य के कक्षा से जुड़े हुए हैं तो फिर आपको कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। ऐसे कोई भी मैगजीन जैसे प्रतियोगिता दर्पण हो, समसामयिक घटना चक्र हो, यदि आप उससे भी जुड़े हुए हैं और नियमित अध्ययन कर रहे हैं तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन दिक्कत ये होती है कि समसामयिक घटना चक्र में आपको ढेर सारी तथ्य होते हैं, तो आप एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, तो निश्चित रूप से किसी मेंटर या मार्गदर्शक के पास रहें। खैर वो तो बताई जाएगी। तो तीसरा भाग है करंट के बाद, वो है आपका सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान का लगभग फिक्स है कि 15 क्वेश्चन के आसपास पूछे ही जाएंगे, जिसमें बायोलॉजी की प्रधानता है, केमिस्ट्री की प्रधानता है, फिजिक्स थोड़े कम संख्या में होते हैं, लेकिन उसका भी एक अध्ययन समग्रता से करके आपको जानी है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बायोलॉजी में भी आपको सभी भाग नहीं, आप यदि न्यूट्रिशन, डिजीज़ और सिस्टम में सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव, इन सब सिस्टमों पे यदि आप अच्छे ढंग से काम कर लेते हैं तो आराम से बायोलॉजी के लगभग 80 से 90% प्रश्न आपके बन जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। केमिस्ट्री का एप्लीकेशन आपको जरूर ध्यान रखिए। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो एप्लीकेशन है उस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा बल देना है, तो ये भी रखें। फिजिक्स में आप यदि सरफेस टेंशन के कारण यदि वर्षा की बूंदें गोल होती हैं तो आप यदि एप्लीकेशन भी आप ध्यान में करके रख लेते हैं तो मैं समझता हूं कि कठिनाई नहीं होगी। तो ये इन बिंदुओं पर आपकी दृष्टि होनी चाहिए। ऐसे यदि सामान्य विज्ञान की मैं बात करूं तो सामान्य विज्ञान में कई भाग होते हैं जिस पर आपको थोड़ा सा नज़र रखने की ज़रूरत है। जैसे आपको मैंने कहा कि बायोलॉजी में आप न्यूट्रिशन और डिजीज को ध्यान में रख लें, पाचन तंत्र और परिसंचरण तंत्र, अंतर्स्रावी तंत्र, हार्मोन्स वगैरह पे नज़र रखें तो आपके लिए अच्छा होगा। थोड़ा वनस्पति विज्ञान के भी बेसिक फैक्ट को भी ध्यान में करके रख लेंगे तो ये आपके लिए कठिनाई नहीं होगी। हालांकि नर्वस सिस्टम ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी पढ़नी है, ठीक है, जंतु जगत के विषय में भी प्रारंभिक जानकारी लेनी है, लेकिन उन सब बिंदुओं पर ज़्यादा फोकस करना है। जहाँ तक केमिस्ट्री का सवाल है तो केमिस्ट्री में आप ज़्यादा से ज़्यादा पदार्थ की अवस्था को जरूर देखें, रसायन विज्ञान के बेसिक्स को देखें। इसके अलावा परमाणु संरचना पे थोड़ा सा नज़र रखें, एसिड बेस और सॉल्ट पर नज़र रखें, ठीक है, रेडियो सक्रियता पर आपकी नज़र होनी चाहिए। इसके बाद धातु और अधातु की जो एप्लीकेशंस है उस पर नज़र होनी चाहिए। दैनिक जीवन में जो रासायनिक यौगिक है उस पर आपकी पूरी दृष्टि होनी चाहिए। फ्यूल पे आपकी नज़र होनी चाहिए, उर्वरक पे आपकी नज़र होनी चाहिए, एक्सप्लोसिव पे नज़र होनी चाहिए, और प्लास्टिक एवं संश्लेषित रेशा, ये सब जो आपका है तो इस पर आपकी पूरी दृष्टि होनी चाहिए। साथ में कुछ मिसलेनियस भी होते हैं तो मिसलेनियस पे नज़र रखेंगे। अब मिसलेनियस में क्या होता है, जो कुछ महत्वपूर्ण खोज है, जैसे न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया, पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया, मेसॉन की खोज इकाबा ने किया, तो ऐसे बिंदु पर आप जरूर नज़र रखेंगे। इसके अलावा कुछ प्रमुख दैनिक जीवन में जो व्यवहार में लाई जाने वाली वस्तु है, पदार्थ है, उसका व्यापारिक और रासायनिक नाम भी पूछे जाते हैं। जैसे कास्टिक सोडा है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हरा कसीस है, ग्रीन विट्रॉल तो फेरिक सल्फेट है, ब्लू विट्रॉल है तो कॉपर सल्फेट है, फॉर्मलिन है तो फॉर्मल्डिहाइड का 25 to 40% एक्वस सोल्यूशन है, गैलिना है तो लेड सल्फाइड है। मतलब कहने का अर्थ है कि इस तरह के जो व्यापारिक और रासायनिक नाम है उस पर आपको जरूर नजर रखना है। ये मिसलेनियस में आ जाते हैं, इस पर भी आपको ध्यान में करके रखना है। इसके बाद आपके कुछ एलॉय वगैरह होते हैं, वो उस पर भी मिश्र धातु जैसे जर्मन सिल्वर है, सोल्डर है, ठीक है, ब्रास है, ब्रांज है, इन सब को ध्यान रख सकते हैं।
कुछ प्रमुख धातु हैं उसके अयस्क हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे सोडियम का कास्टिक सोडा है, साधारण नमक है, धोबन सोडा है, ग्लोबल सॉल्ट है, चिली सॉल्ट पीटर है। तो इन सब पर आपकी दृष्टि होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं। इसी तरह से सोडियम, पोटासियम से लेकर और अल्मुनियम और तांबा और चांदी, लोहा इत्यादि जो मिसलेनियस जो धातु हैं उसके अयस्क को हम मिसलेनियस में मानते हैं। तो इसे हर संभव स्थिति में आप याद करके रखेंगे। सामान्य रूप से प्रयोग में लाई जाने वाली जो पेय पदार्थ है, मदिरा है, उसका भी वितरण, उसका जो विवरणी है वो भी आपके ध्यान में रहनी चाहिए। इसके अलावा कुछ प्रमुख अम्ल है, उसके निर्माण की विधि और उसका उपयोग है, वो आपके ध्यान में रहना चाहिए। और मिसलेनियस में जो छोटे छोटे बिंदु हैं, जैसे एलम एक डबल सॉल्ट है, जैसे फॉर्मिक एसिड लाल चींटी से प्राप्त किया जाता है। मधुमेह रोगी के मूत्र में एसिटिक की अधिकता पाई जाती है। तो ऐसे भारी जल को ड्यूटेरियम का ऑक्साइड कहते हैं। पेट्रोल को लिक्विड गोल्ड के नाम से जाना जाता है। लिथियम सबसे हल्का धात्विक तत्व है। तो ऐसे जो बिंदु है ये आपका क्या हो गया, मिसलेनियस हो गया। ये सब में चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, उन सब में आपके मिसलेनियस आते हैं, उस पर आपको नज़र रखने की जरूरत होती है। इसके अलावा आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में निश्चित रूप से 15 क्वेश्चन हैं। और ज्योग्राफी में यदि आप जो भारतीय भूगोल है उस पर यदि आपकी दृष्टिकोण रही तो कहीं कोई कठिनाई आपको नहीं आएगी। विशेषकर आपको भारतीय भूगोल में एक तो सामान्य परिचय है, भारत का भौगोलिक परिचय है, भारत की मिट्टी है, भारत के वन्य क्षेत्र हैं, भारत के सिंचाई संसाधन हैं, भारत के खनिज हैं, भारत के औद्योगिक वितरण क्षेत्र हैं। उसी तरह से आपके विश्व के भूगोल को भी अध्ययन करना है और थोड़ा सा भौतिक भूगोल का भी। भौतिक भूगोल में आप निश्चित रूप से विभिन्न मंडल को जरूर देख लें, जैसे पृथ्वी स्थल मंडल हैं, जैसे वायुमंडल हैं, जल मंडल हैं, फिर अक्षांश देशांतर कर्क रेखा से जुड़ी हुई अवधारणा है। तो इन सब बिंदुओं पर यदि आप नज़र रखते हैं तो फिर आपको कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। तो यही है। उसी तरह से मैंने कहा कि 4 भाग कम से कम आपको ध्यान में करके रखना है। इस 4 भाग में सबसे पहले फिर से समझ लें कि हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री कितना है, तो हिस्ट्री आपका 20 है। दूसरा भाग क्या है, दूसरा भाग आपका करंट है, तो वो भी लगभग 18 से 20 है। इसके बाद तीसरा क्या है, तो सामान्य विज्ञान है। सामान्य विज्ञान में आपको कितना याद रखना है, तो सामान्य विज्ञान में आपको कम से कम जो 15 क्वेश्चन है उसको 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो मैंने चैप्टर बताया है उस पर ध्यान रखना है। ज्योग्राफी में उसी तरह से 15 क्वेश्चन है, उतना जितना चैप्टर बताया है उतना ध्यान रखना है। जहाँ तक हिस्ट्री का सवाल है तो ये जो 20 क्वेश्चंस हैं ये थोड़ा सा इसका वाइड है। जैसे प्राचीन भारत में है तो हड़प्पा, वैदिक, मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त के बाद आपका फिर गुप्तोत्तर में हर्ष को देखना है और उसके बाद हर्ष की मृत्यु के साथ ही मध्यकाल की शुरुआत हो जाती है। 647 से 1757 तक का जो इतिहास है वो मध्यकाल है। उसके भी 3 भाग है, पूर्व मध्यकाल हैं, दिल्ली सल्तनत है, मुग़ल हैं। तो इन सब में पर्सनिटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर्सनिटी बेस्ड का मतलब यह होता है कि जैसे बाजार नियंत्रण किसने लागू किया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। चालीसा का गठन किसने किया, तो इल्तुतमिश ने। चालीसा का उन्मूलन किसने किया, तो बलबन ने। तो इस तरह के क्वेश्चंस पे आपको फोकस रखनी है। फिर आता है आधुनिक भारत 1757 से लेकर 1947 तक। एक भाग है 1757 से 1857 तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी का है। फिर 1857 के बाद जो ब्रिटिश शासन की प्रत्येक शुरुआत होती है क्राउन रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से, उसको आपको देखना है। फिर राष्ट्रवाद का जो उदय होता है 1885 में, उस पर आपको नज़र रखना है। विश्व इतिहास की भी थोड़ी सी समझ, पुनः जागरण, धर्म सुधार, सबके बेसिक्स को आप यदि अच्छे से ध्यान करके रख लेते हैं तो मैं समझता हूं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यही आपकी स्ट्रेटजी है। फिर आता है एक 5वां भाग है जो संविधान और इकोनॉमिक्स है। वहाँ से आपके 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये जो आपका ये 10 से 15 क्वेश्चन है, इस पर बहुत ज़्यादा आपको बल नहीं देना है। हाँ, लेकिन यदि आप एक बार अध्ययन कर लेते हैं थोड़ा सा, तो 10 से 15 क्वेश्चन आपका क्या होता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। ये तो मिनिमम है। और इतनी तैयारी आप कर लेते हैं तो 90 प्लस तो ऐसे ही बन जाता है आपका। लेकिन इस पर यदि गंभीरता से आप काम करते हैं तो फिर 90 क्वेश्चन में यदि आप 5-10 क्वेश्चन में कन्फ्यूजन भी आपकी होती है तो दिक्कत नहीं होगी। और 10 क्वेश्चन के करीब में 10 के आसपास विविधा मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। मिसलेनियस क्वेश्चन में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे सत्रिया किस राज्य की भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैली है, तो ये आपका क्या है, ये मिसलेनियस क्वेश्चन है। सरक्रिक को आप, सरक्रिक विवाद का संबंध किस 2 देश से है, तो इसको ज्योग्राफी भी मान सकते हैं और इसको आप मिसलेनियस भी मान सकते हैं, ठीक है। विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी, तो ये आपका साइंस टेक भी हो सकता है, मिसलेनियस भी है,
ठीक है। तो इस तरह लूसी दुनिया की सबसे बड़ी चल मरुदा विस्फोट हुई थी और किस द्वीप में है, वो पूछा था 2018 में। तो ये आपका क्या है, ये आपका मिसलेनियस है। विश्व का करंट भी हो जाता है यदि करंट से जुड़ा हुआ हो, 6 महीने साल भर से के घटना से जुड़ी हुई हो। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है, ये मिसलेनियस भी है, एक इतिहास भी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पर आपको विशेष बल देते रहना चाहिए। और मैं समझ, जैसे अभी मैंने कहा सार्थक ऐप का संबंध किससे है, प्रोजेक्ट लाइन का संबंध किससे, हाल में चर्चा में करंट भी हो गया, मिसलेनियस भी हो गया। तो इस तरह पर आपको थोड़ा सा बल देकर रखनी होगी, तो मैं समझता हूँ कि दिक्कत नहीं होगी। अब मैं, चूँकि आज ये भाग 1 है, रणनीति का भाग 1 है, और रणनीति के भाग 1 में इतिहास में जो पिछले वर्ष जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसकी मैं आपको जानकारी दे दूं। इतिहास में जो पिछले वर्ष क्वेश्चन पूछे गए थे, वो पहला क्वेश्चन पूछा गया था हिस्टोरिका किसने लिखा था, ठीक है, तो हीरोडोटस ने लिखा था, ध्यान रखेंगे। इसके बाद भारत के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर लिया था, तो मीर कासिम ने, तो आप खुद देख सकते हैं। इसके बाद जो भक्ति आंदोलन के संत थे उनका कालक्रम पूछा गया था कि रामानुजम, चैतन्य, तुलसीदास, नामदेव इत्यादि का कालक्रम आपको सजाना है। इसी क्रम में कौन से ऐसे राष्ट्रीय आंदोलनकारी थे जिन्होंने एक भी कांग्रेस की अध्यक्षता एक भी कांग्रेस की जो बैठक हुई उसमें अध्यक्षता नहीं किया, तो बाल गंगाधर तिलक ऐसे महत्वपूर्ण नेता थे। सती प्रथा उन्मूलन के लिए किसने प्रयास किए, ठीक है कि नहीं, किस गवर्नर जनरल के काल में आया, किस एक्ट में आया, ऐसे भी ये सब क्वेश्चंस को आपको याद करके रखना चाहिए। मार्ले मिंटो सुधार कब आया, मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी, ताजमहल के लिए जो संगमरमर आता था कहाँ से आता था, कांग्रेस के स्थापना के समय में कौन से वायसराय थे, लॉर्ड डफरिन थे, याद रखेंगे, और संगमरमर मकराना से आता था। तो मैं बताऊंगा ही, अभी तो मैं रणनीति बता रहा हूं जो संक्षिप्त रूपों में आप तक जानी चाहिए। इसके अलावा 1757 में अलीनगर की संधि किसके साथ हुई थी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच हुई थी, इसको ध्यान रखना है। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछे। यज्ञ का संपादन का निरीक्षण करता कौन सा पुरोहित होता था, ब्रह्मा होता था, तो ध्यान रखना है। सुलह कुल की नीति किसने अपनाई थी, तो अकबर ने अपनाई थी, ध्यान रखना है। पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेडाइवल में, ठीक है। इटली ने 1936 में किस अफ्रीकी देश पर आक्रमण किया था, तो ये आपको ध्यान में करके रखना है। तो इस तरह के प्रश्नों पर आपको क्या करना है, ध्यान करके रखना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रुद्र दमन के अभिलेख से जुड़ा हुआ पूछा था, कौन सा उसका अभिलेख है। मंगल पांडे किस इन्फेंट्री के सिपाही थे, ठीक है। हिरोशिमा नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराए गए थे वो किस सिद्धांत पे काम करते हैं, तो हिस्ट्री के नहीं है, ये तो मिसलेनियस क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पर रमसे मैकडोनल्ड जो अवार्ड था वो कब आया था, तो इस तरह के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे गए और आया था। तो मैं समझता हूँ कि एक मिसलेनियस क्वेश्चन भी था जिसका हिस्टोरिकल प्लॉट है, वो है राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन बराबर एसएससी देता है बिहार का, पिंगली बेकैया। तो इस तरह के क्वेश्चन 2019 के परीक्षा में पूछे गए पीटी में, ठीक है कि नहीं। उसी तरह से 2018 में कौन सा हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, बंगाल के विभाजन को कौन रद्द किया था, ठीक है। तो आश्रम पूछा था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम के क्या एज है, वो आपसे पूछा था। रेलगाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था, ये पूछा गया था आपसे। तो ऐसे प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे गए थे, ठीक है। इसके अलावा किताबुल हिंद के लेखक कौन थे, ये प्रश्न पूछा गया था इतिहास में, तो ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हिस्ट्री के कड़ी में आपसे पूछा गया था कि महात्मा गांधी के निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन नमक सत्याग्रह कहे गए, इस तरह के प्रश्न पूछे गए, ठीक है। तो मैंने पहले ही कहा कौन चंगेज खां का समकालीन शासक था, प्रार्थना समाज के मांग निम्नलिखित में से कौन सी नहीं थी। तो यह ऐसे प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। हिस्ट्री का जब आप एक बार अध्ययन कर लेंगे, कुछ पुस्तक से भी जुड़ी, हिस्टोरिकल पुस्तक से भी जुड़ी हुई क्वेश्चंस होते हैं, जैसे हिस्ट्री इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखा था, ठीक है। तो रामचंद्र गुहा ने, उस समय काफ़ी ये चर्चित पुस्तक थी, तो पूछा गया। 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी, तो ये आपसे परीक्षा में पूछा गया। हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे थी, तो ये आपसे परीक्षा में पूछा गया। गौतम बुद्ध जो संवाद करते थे उसकी भाषा क्या थी, ये हिस्ट्री से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे गए थे। हड़प्पा के स्थल पूछे गए थे, लोथल, रोपर, कालीबंगा, राखीगढ़ी कहाँ कहाँ है, उसको मिलाने में पूछा गया था, ठीक है। तो ऐसे बिंदु पर आपकी एक गंभीर दृष्टिकोण
होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इतनी बातें यदि आप हिस्ट्री के एंगल से देखें समझें तो दिक्कत नहीं होगी। मतलब एक बेसिक्स आपका क्लियर रहना चाहिए। और मैं आशा करता हूं कि जब आपकी ऑनलाइन कक्षा 1 सितंबर से शुरू होगी तो सारे बिंदु को एक एक करके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हमारे पास 3 से 4 महीने के बीच का समय है और इसमें आप एक एक करके आप इन सारे चीज़ों को सीख सकते हैं और याद रख सकते हैं। आशा और विश्वास के साथ शुभकामना आप सबों को कि आप लोग प्रारंभिक परीक्षा पास करें, इसका मुख्य परीक्षा में बैठें, फिर मुख्य परीक्षा की गंभीरता से तैयारी करें। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, मैथ और रीजनिंग का भी थोड़ा सा बेसिक्स जानकारी आप लेते रहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते रहिए। मैथ रीजनिंग के जो बेसिक अध्याय हैं उस पर जैसे एलसीएम है, एचसीएफ है, एवरेज है, ठीक है, तो ये इन सबको थोड़ा सा समय, काम, समय, दूरी से जुड़े हुए सवाल हैं, तो इन सबको थोड़ा सा बनाते रहिए। जैसे रीजनिंग में रिलेशनशिप से जुड़े हुए क्वेश्चन होते हैं, उस पर थोड़ा सा विजातीयता से जुड़े हुए क्वेश्चंस होते हैं। तो एक बार आप देख लीजिएगा तो बहुत सारी चीज़ें, रीजनिंग तो एक मेंटल प्ले के समान है, मानसिक खेल की तरह है। तो एक बार यदि आप ढंग से देख लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ओवरऑल आप फिर से सुन ले, 4 बिंदु को कभी नहीं भूलना है। पीटी में यदि आप 70 के आसपास बना लेते हैं तो आपकी चयन निश्चित रूप से हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखें। हिस्ट्री को अच्छा कर ले 20 क्वेश्चन, करेंट को अच्छा कर ले 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान को, और ज्योग्राफी 15 क्वेश्चन। 70 क्वेश्चन पे मास्टरी कर लेंगे तो आप कहीं भी 65 क्वेश्चन बना सकते हैं। और उधर 30 क्वेश्चन में जैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, इकोनॉमिक्स है, मिसलेनियस है और मैथ रीडिंग है, ये मैथ रीडिंग पास 7 के लिए तैयार है ये मानसिक रूप से। यदि वहाँ आप 15 को 50% भी बना लेते हैं तो भी आपका 80 हो गया, काट कूट करके तो भी आप 73, 74, 75, 76 पे आप होते हैं, तो आप पीटी की परीक्षा पास कर जाइएगा। इसी रणनीति के तहत आपको काम करना है, आगे बढ़ना है। आशा करता हूँ कि यह रणनीतिक विश्लेषण आपको समझ में आ गई होगी। फिर भाग 2 रणनीतिक विश्लेषण, भूगोल में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, भूगोल में कैसे कैसे आगे बढ़ना चाहिए। अभी जैसे मैंने हिस्ट्री का कहा कि हिस्ट्री में किन किन बिंदुओं पे आपको बल देना है, तो कुछ महत्वपूर्ण अध्याय हैं प्राचीन भारत में, हड़प्पा, वैदिक, मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त, हर्ष। मध्यकाल में आपको याद रख लेना राजपूत एज को, उसके कुछ छोटे छोटे उस समय जो राजवंश थे जैसे चंदेल है, जैसे परमार है, इन सब की उपलब्धियाँ, सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। फिर आप आएंगे दिल्ली सल्तनत में तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन से होते हुए मोहम्मद बिन तुगलक आदि से गुजरते हुए, और आप अलाउद्दीन खिलजी को विशेष रूप से फोकस करेंगे चूँकि अलाउद्दीन खिलजी पूछा भी जाता है, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तो थोड़ा सैयद वंश को भी, थोड़ा लोदी में इब्राहिम और सिकंदर को देख लीजिएगा। तो ये आपका उसी तरह से मुग़ल काल में है, तो मुग़ल काल में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, दारा सिकों के विषय में भी, और भक्ति और सूफी। मॉडर्न में मैंने कहा कि 1757 से लेकर और 1857 के बीच में बंगाल को ठीक से देख लेंगे, पलासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध को अच्छे से, उसमें जो शक्तियां सम्मिलित थी वो, और उसके बाद जो कुछ ब्रिटिश आर्थिक नीति, ब्रिटिश शिक्षा का विकास, ब्रिटिश न्यायिक व्यवस्था, उस पर आपको ध्यान में रखना है। और फिर आप सीधे आ जाएंगे 1857 का विद्रोह और राष्ट्रवाद 1885 से 1947, जो 3 भागों में बटा है, उदारवादी, उग्रवादी और गांधीवादी, ठीक है। तीनों की जो अपनी फीचर है फैक्चुअल, उस पर आपकी दृष्टिकोण होनी चाहिए। कहीं कोई कठिनाई, 1 महीने के भीतर आप, जब हिस्ट्री की कक्षा शुरू होगी तो 1 महीने के भीतर आप अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। ओके, तो इन्हीं शब्दों के साथ शुभ दिवस आप सबों को, धन्यवाद।